नमस्कार। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उत्तर बिहार के 5 प्रमंडलों के 19 जिलों में आज से धान की सरकारी खरीद शुरू। दक्षिण बिहार में 15 नवंबर से शुरू होगी धान की खरीद। केंद्र सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना के संचालन को लेकर दिशा निर्देश जारी किया। ड्रोन खरीदने के लिए स्वयं सहायता समूहों को अधिकतम 8 लाख रुपए तक की मिलेगी सहायता। रेलवे ने आज से अग्रिम आरक्षण की सीमा को घटाकर 60 दिन किया। 31 अक्टूबर तक कटाए गए टिकट रहेंगे मान्य। और प्रदेश के कई हिस्सों में आज गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का त्योहार पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अब समाचार विस्तार से। उत्तर बिहार के 5 प्रमंडलों कोसी, पूर्णिया, सारण, तिरहुत और दरभंगा के 19 जिलों में आज से धान की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि दक्षिण बिहार के 4 प्रमंडलों में 15 नवंबर से पैक्स और व्यापार मंडलों के माध्यम से धान की अधिप्राप्ति की जाएगी। धान खरीद की समय सीमा अगले वर्ष 15 फरवरी तक निर्धारित की गई है। डॉक्टर कुमार ने बताया कि इस बार 45 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधित रैयत किसानों से अधिकतम 250 क्विंटल और गैर रैयत किसानों से अधिकतम 100 क्विंटल धान की खरीद की जाएगी। उन्होंने बताया कि धान क्रय करने के 48 घंटे के भीतर किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। सहकारिता मंत्री ने बताया कि विभाग इस बार धान बेचने वाले किसानों को बोनस देने पर विचार कर रहा है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में धान अधिप्राप्ति को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री कुमार ने अधिकारियों को धान खरीद की प्रक्रिया सुगम बनाने, किसानों को तय समय सीमा के अंदर भुगतान सुनिश्चित करने और बिचौलियों पर नजर रखने के निर्देश दिए। बैठक के बाद सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि सरकार की प्राथमिकता न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की अधिप्राप्ति सुनिश्चित करना है। भारत सरकार का न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है जाकर के वो है साधारण धान का है 2300 रुपये जाकर के और ग्रेड ए का 2320 का जाकर के। हमारा प्रयास होगा जाकर के कि किसान भाइयों को जो भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन जो मूल्य तय किया है उस पर धान की प्राप्ति हम करें जाकर के, समय पर करें जाकर के। तो सुविधा देना उन्हें सुविधा देने का काम कर रहे हैं। इस बार आशा है कि निश्चित तौर पर जो भारत सरकार का न्यूनतम मूल्य निर्धारित उस पर बिहार की सरकार स्वयं खरीदेगी जाकर के। किसानों को बाहर बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिचौलियों की निगरानी भी की जाएगी। हमारी प्राथमिकता होगी कि धान का जो क्रय होगा पहले हमारी सरकार के स्तर पर पैक्सों के माध्यम से किया जाएगा। केंद्र सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना के संचालन को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। एक रिपोर्ट। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार योजना का संचालन केंद्रीय स्तर पर एक अधिकार प्राप्त समिति करेगी। इस समिति में कृषि और किसान कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और उर्वरक विभाग के सचिव शामिल होंगे। ड्रोन की खरीदारी के लिए लागत का 80% हिस्सा महिला स्वयं सेवा सहायता समूहों को दिया जाएगा। इस सहायता की अधिकतम राशि 8 लाख रुपए होगी। स्वयं सहायता समूहों के क्लस्टर स्तर के संगठन शेष राशि को राष्ट्रीय कृषि अवसंरचना वित्तीय सुविधा के अंतर्गत ऋण के रूप में जुटाएंगे। महिला स्वयं सहायता समूह के किसी एक सदस्य को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही कृषि पोषक तत्वों और कीटनाशकों के उपयोग का अलग से प्रशिक्षण दिया जाएगा। उर्वरक विभाग राज्य सरकार के विभागों, ड्रोन उत्पादकों, स्वयं सहायता समूहों और किसानों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। समाचार कक्ष से मैं कल्पना झा। रेल टिकटों के अग्रिम आरक्षण के नए नियम आज से लागू हो गए हैं। रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की समय सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी है। हालांकि इस वर्ष 31 अक्टूबर तक किए गए सभी आरक्षित टिकट मान्य रहेंगे। रेल मंत्रालय के अनुसार 60 दिन पहले के आरक्षण से टिकट जमा करने की संभावनाएं कम होंगी और यात्रियों को अधिक टिकट जारी किए जा सकेंगे। मंत्रालय ने बताया कि विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिन के अग्रिम आरक्षण के प्रावधान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
उत्तर रेलवे का फिरोजपुर मंडल त्योहारों के मौसम में यात्रियों की सुविधा के लिए कई विशेष ट्रेन चला रहा है। फिरोजपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक परमदीप सिंह सैनी ने बताया कि कल अमृतसर से कटिहार के बीच विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन अमृतसर से दिन में 1:25 पर खुलेगी और अगले दिन तड़के 3 बजे कटिहार पहुंचेगी। वहीं आज एक अन्य ट्रेन का परिचालन लुधियाना से सहरसा के बीच किया जा रहा है। यह ट्रेन लुधियाना से रात 10:15 बजे सहरसा के लिए रवाना होगी। मालदा रेल डिवीजन के डीआरएम मनीष गुप्ता ने कहा है कि छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे की ओर से विशेष प्रबंध किए गए हैं। आज मुंगेर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गुप्ता ने कहा कि छठ के बाद अपने कार्यस्थल पर लौटने वाले लोगों की सुविधा का भी ध्यान रखा जा रहा है। भागलपुर, सुल्तानगंज और जमालपुर रेलवे स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन के लिए होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं। अतिरिक्त टिकट काउंटर की व्यवस्था भी की जा रही है। क्राउड कंट्रोल में रहे, हम लोगों ने काफी स्टेप्स भी उठाए हैं उसके लिए। जमालपुर में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे जो अगर होल्डिंग एरिया को जरूरत है, प्लेटफॉर्म टिकट का सेल हम लोग सस्पेंड कर रहे हैं जिससे कि लोग प्लेटफॉर्म पर ना आए अनावश्यक रूप से, और ट्रेनें जो हैं उनका प्लेटफॉर्म ना बदला जाए जिससे कि लोगों को लास्ट मोमेंट पे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर ना जाना पड़े। एफओबी वगैरह पूरा क्लियर रहे। साथ ही अन्य और कदम है जो कि बेसिकली पर्पस सिर्फ यही है कि अनावश्यक रूप से भीड़ प्लेटफॉर्म पर ना हो और कोई इस तरह की अनहोनी घटना ना होने पाए लोगों के लौटते वक्त। राज्य की 4 विधानसभा सीटों बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। भाजपा, जदयू, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा समेत एनडीए के सभी घटक दल अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार जनसभाओं का आयोजन कर रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से भी राजद, कांग्रेस और वाम दलों के नेता चुनाव प्रचार अभियान चला रहे हैं। इन सीटों पर 13 नवम्बर को मतदान होना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में आज गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का त्योहार पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि गोवर्धन पूजा के अवसर पर पशुपालकों ने अपने पशुओं की पूजा की। इसके साथ ही कई जगहों पर पारंपरिक खेलों का भी आयोजन किया गया। कुछ जगहों पर कल भी गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी। इधर रविवार को भाई दूज और चित्रगुप्त पूजा का त्योहार मनाया जाएगा। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर विभिन्न नदी घाटों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि छठ घाटों की साफ सफाई और घाटों पर प्रकाश व्यवस्था समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन के साथ विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं और आम लोग भी जुटे हुए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने आज नालंदा के बड़गांव सूर्य पीठ सहित कई छठ घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। इधर पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने आज पटना के पालीगंज अनुमंडल के दुल्हिन बाजार प्रखंड स्थित उलार सूर्य मंदिर घाट का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कहा कि घाटों तक पहुंच पथ, पार्किंग और प्रकाश की समुचित व्यवस्था की जा रही है। इस बीच छठ पर्व पर सुचारू बिजली आपूर्ति के लिए ऊर्जा विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने पटना में समीक्षा बैठक की। उन्होंने पूजा के दिन निर्बाध बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए। दीपावली के बाद राजधानी पटना समेत प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार आज मुजफ्फरपुर की हवा सबसे अधिक प्रदूषित रही। यहां का AQI 348 दर्ज किया गया। वहीं हाजीपुर का AQI 322 और पटना का 306 दर्ज किया गया। इसके अलावा बेगूसराय का AQI 258, पूर्णिया का 245 और सहरसा का 232 दर्ज किया गया। पूर्वी चंपारण जिले के पहाड़पुर स्थित सरिया पंचायत के वार्ड संख्या 3 में पिछले दिनों पुलिस टीम पर हमले के मामले में पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए SIT का गठन किया है। साथ ही उन्होंने पहाड़पुर थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार के वेतन पर रोक लगा दी है। इसके अलावा SDPO रंजन कुमार और सर्किल इंस्पेक्टर
पूर्णकाम समर्थ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एसपी ने बताया कि पुलिस पर हमला करने वालों की जानकारी देने वालों को 5,000 रूपये का इनाम दिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश महामंत्री और बक्सर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार रहे मिथिलेश तिवारी ने पटना सिविल कोर्ट में बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करवाया है। श्री तिवारी ने लोकसभा चुनाव के दौरान सुधाकर सिंह पर गलत बयानी करने और तथ्यहीन आरोप लगाने के मामले में यह मामला दर्ज करवाया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर जिले के तारापुर खड़गपुर मुख्य पथ के चौड़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। तारापुर शहीद चौक पर आयोजित कार्यक्रम में श्री चौधरी ने बताया कि तारापुर अनुमंडल के चारों तरफ बाईपास बनाने की योजना को स्वीकृति मिल चुकी है। इसके लिए एनओसी लेने का काम जारी है। उन्होंने तारापुर अनुमंडलीय अस्पताल का भी निरीक्षण किया। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने नशीली दवाओं के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद दवाओं का बाजार मूल्य 1 लाख रुपए बताया जाता है। पश्चिम चंपारण जिले के सहोदरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने लगभग 50 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने हथियार के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पटना के बिहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत सोन नदी के तटीय इलाके में पुलिस ने अभियान चलाकर कई शराब भट्टियों को नष्ट कर दिया। मौके पर लगभग 6,000 लीटर शराब नष्ट की गई। पटना के दानापुर के इमलीतल गंगा घाट पर एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। वहीं एक अन्य बच्चे को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। दूसरी तरफ सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कुपड़िया में भेंगा नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। पटना के फतुहा में एक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से ऑटो रिक्शा सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर बिहार के 5 प्रमंडलों के 19 जिलों में आज से धान की सरकारी खरीद शुरू। दक्षिण बिहार में 15 नवंबर से शुरू होगी धान की खरीद। केंद्र सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना के संचालन को लेकर दिशा निर्देश जारी किया। ड्रोन खरीदने के लिए स्वयं सहायता समूहों को अधिकतम 8 लाख रुपए तक की मिलेगी सहायता। रेलवे ने आज से अग्रिम आरक्षण की सीमा को घटाकर 60 दिन किया। 31 अक्टूबर तक कटाए गए टिकट रहेंगे मान्य। और प्रदेश के कई हिस्सों में आज गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का त्योहार पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।